नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696066089, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692619। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा। studyforcivil.services है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे मिक्स फॉर्मेट में, और उसी क्रम में ये तीसरा वीडियो आप देख रहे हैं। चलिए इसमें शुरू करते हैं। तो कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है। भारतीय संविधान पारित होता है और भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख, डेट के हिसाब से, और संविधान सभा की पहली बैठक, इसे आपको अरेंज करना था। और जब इसकी क्रोनोलॉजी आप अरेंज कीजिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। सबसे पहले इसमें संविधान सभा की बैठक होती है, उसी के बाद तो ये सारे काम होंगे। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है प्रारूप तैयार करने के लिए। फिर उसके बाद फिर होता है संविधान पारित हो जाता है, ठीक है, पारित होता है, और संविधान के लागू होने की जो तारीख है वो सबसे लास्ट में आएगी। तो इसका डी वाला सही है। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच अबाउट सेक्स रेशियो ऑफ द स्टेट। तो इसका महाराष्ट्र वाला मैच नहीं कर रहा है, बाकी सभी तो सही है। यूपी का 912 है, मतलब 912 है। यहाँ आप देख रहे हैं 912 या 912, ये सेक्स रेशियो है, मतलब 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए अगला वाला जो है ये सर्व समीक्षा का क्वेश्चन है, सूत्र लगा के हल करना है, उसको छोड़ दीजिए। टिम्बरले का पठार ये कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद देखिए अब यहाँ नॉट करेक्टली मैच आपको तलाशना है। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है? सिरके में जो अम्ल होता है वो असल में एसिटिक एसिड होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट ये हड्डियों में प्रेजेंट होने वाला कंपाउंड है। दूध के खट्टे होने के पीछे नाइट्रिक अम्ल जिम्मेदार होता है, और आमाशय में जो एसिड उपस्थित होता है जो पाचन में उपयोगिता निभाता है वो HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो बाकी सब सही है, लेकिन दूध के खट्टे होने के पीछे लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी होता है, न कि नाइट्रिक एसिड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। यहाँ नंबर पर जो लिखा हुआ नंबर है उस पर मत जाइएगा, क्योंकि वो क्रम सही नहीं रहेगा। बीच बीच में जो करंट अफेयर और रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको स्किप किया गया है, सिर्फ जीएस के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। यंग बंगाल आंदोलन जो है, इसके नेता और प्रेरक कौन थे ये आपको बताना है। तो इसमें हेनरी विवियन डिरोजियो थे, आपने कई बार पढ़ा होगा। नीचे वाला जो सुमेलित नहीं है वो आपको तलाशना है। मेरठ, बहराइच, आगरा और गोरखपुर है। मेरठ नौचंदी मेला सही है। बहराइच गाजी मियाँ का मेला यहाँ लगता है, वो भी ठीक है। और आगरा में बटेश्वर मेला लगता है, लेकिन गोरखपुर का गोविंद साहब मेला नहीं है, तो ये वाला इसमें गलत है, ठीक है, डी वाला। स्टार्टअप फंड की शुरुआत कब की गई थी? मई 2020 में की गई थी, बस उतना ही याद रखिएगा। नेम ऑफ सिटी और इंडस्ट्री को मिलान करना है। तो पिट्सबर्ग है, लेनिनग्राड है, हवाना है और मैनचेस्टर है, मतलब मैनचेस्टर है। अब देखिए इसमें सिगार, कॉटन टेक्सटाइल, आयरन स्टील और शिप बिल्डिंग, सी वाले के अकॉर्डिंग इसको मिला लेते हैं। तो पिट्सबर्ग को आप मिला लीजिए जो लौह इस्पात यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री है उससे। लेनिनग्राड को मिला लीजिए पोत निर्माण से, यानी जो शिप बिल्डिंग का काम होता है उससे। हवाना को आप किससे मिलाएंगे? तो सिगार इंडस्ट्री से मिला लीजिए। सिगार मतलब वो सिंगार करना नहीं, जो धूम्रपान करने वाला सिगार होता है, उसकी बात की जा रही है। इसके बाद मैनचेस्टर की बात करें तो मैनचेस्टर का हो जाएगा सूती वस्त्र। अच्छा ये बताइए भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये तो विश्व स्तर पर हो गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर 14वें नंबर, मतलब जो भी क्रम है उसमें अगर देखा जाए तो जो सुमेलित नहीं है वो आपको तलाशना है। भारतीय घास स्थल और चारा अनुसंधान संस्थान, मतलब ग्रासलैंड और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये झांसी में है, सही बात है। दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और शुगर केन इंस्टीट्यूट जो है, ध्यान दीजिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये आपका लखनऊ में है, और नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट ये मेरठ में है। तो इसका डी वाला ही गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण ये उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद में से शुरू किया गया था? तो महोबा, ठीक है। पहला वाला बलिया वाला क्षेत्र था। इसके बाद देखिए विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट पालन, मतलब रेशम उत्पादन जो होता है, मलबरी रेशम, उसके लिए जो क्षेत्र विकसित हैं वो कहाँ पर विकसित हुए हैं आपको बताना है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उन्हीं
के अंतर्गत इसे देखेंगे। रसीले फल वाले वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। साइट्रस फल तो होते ही हैं, इसके अलावा रस युक्त जितने भी फल वाले वृक्ष होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। शहतूत भी उसी में से एक है, तो इसके लिए जलवायु उपयुक्त है। इसके बाद नीचे वाले देखिए, निम्नलिखित में से किस पौधे को घर का डॉक्टर कहा जाता है? नीम को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन नीम यहाँ पे चुना नहीं गया है, यहाँ लिखा गया है आंवला। घर का डॉक्टर नीम को कहा जाता है। आंवले में विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो एंटीबायोटिक और जितने भी तरह के इस प्रकार के एंटीबैक्टीरियल तत्व हैं वो नीम के अंदर होते हैं। तो इसका तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए सी। आयोग ने जो भी माना हो, यहाँ चूंकि मार्क किया गया है बी पे, जो कि आंसर की के अकॉर्डिंग ही मार्क किया गया है, लेकिन इसका नीम होना चाहिए। फिलहाल आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश होस्ट द मैंगो फूड फेस्टिवल। तो मैंगो फूड फेस्टिवल जो है ये होस्ट करने वाला शहर लखनऊ था। हाँ, ये देखिए, शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ था ना? ये 1835 में लागू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इसका समय पता होना चाहिए। नीचे वाला वृत्त का पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन 9th 10th के मैथमेटिक्स में देखे होंगे। और उसके बाद देखिए, सौर ऊर्जा पैदा होती है। तो सौर ऊर्जा किससे पैदा होती है बताइए? परमाणु संलयन से पैदा होती है, और कोई रीज़न ही नहीं है। सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन का ईंधन उपस्थित है वो आपस में जुड़कर, मतलब उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में जुड़कर हीलियम के नाभिकों का निर्माण करते हैं। बदले में ढेर सारा रेडिएशन रिलीज होता है और वही हमारी सोलर एनर्जी होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर ये करंट अफेयर है, छोड़ दीजिए। हाँ, संविधान वाला देखिए, निम्नलिखित जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं उसमें से किसके अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करने के लिए बाध्य होता है? या ये कहा जाए कि कुछ मामलों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के हाथ की कठपुतली होता है। ज़्यादा शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास नहीं है, बहुत सीमित होती हैं। तो इसमें जो 74(1) है, मतलब 74 क्लॉज 1 है, उसमें इसका प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर ये घातांक वाला प्रश्न है, इसको कर लीजिएगा, रीजनिंग अगर लगानी होगी। ये वाला प्रश्न देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को हटाए जाने के संदर्भ में कौन सा सही है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, आप जानते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक सदस्य को अपने पद से कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा वाला ये कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके एक सदस्य को हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विधिक प्रक्रिया द्वारा जांच के लिए निर्देश देना पड़ता है। और निर्देश के लिए मतलब जो जांच के लिए निर्देश दिया गया और वहाँ जांच होती है, उसके आधार पर जो रिपोर्ट पेश की जाती है उस पर फिर एक्शन लिया जाता है। तो बात तो दोनों सही है। जब तक जाँच नहीं होगी तब तक आरोप सिद्ध कैसे होगा कि कदाचारी ही है, मान लीजिए, ठीक है। मतलब जो डिसिप्लिन है उसको या मिसबिहेवियर है उसको हम लोग देख रहे हैं, मतलब डिसिप्लिन का अभाव देख रहे हैं और बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं है, इस आधार पे हटाना है। तो ऐसे तो सुना नहीं कि हटा दिया, ये सही नहीं है, तो पहले जांच होगी कि सही बात है, मतलब ये बात ठीक भी है या नहीं। तो इसका दोनों सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें कहा गया कि कृषक समृद्धि आयोग का गठन ये 2017 में हुआ था। डेट आपको मालूम होनी चाहिए। हाँ, ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम दिया है। तो फतवा जहांदारी है, खजाइनुल फुतूह है, फुतूल सलातीन है, और इसके अलावा तारीख है मुबारक शाही है। लेखक के नाम के तौर पे आप देखें, जो फतवा जहांदारी है इसको लिखने वाले जियाउद्दीन बर्नी थे। खजाइनुल फुतूह को लिखने वाला कौन था? ये दहलवी था, मतलब अमीर हसन दहलवी। इसके अलावा सलातीन को अगर देखा जाए तो ईसामी के द्वारा लिखा गया था, ऐसा इसमें दिया है। और तारीख मुबारक शाही ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया था। सरहिंदी यहाँ नहीं लिखा है ताकि आप आराम से पकड़ न ले। तो चलिए इसमें देखिए बी वाला हो जाएगा। खजाइनुल फुतूह का यहाँ पे जो दहलवी दे दिया है वही गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। नीली क्रांति ये फिश प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, केंद्रीय बजट को जाने दीजिए। हाँ, ये 21-22 का है, ये 21-22 का है, तो इसको देख लीजिए। देखिए इसमें कहा गया कि करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, आर्थिक सहायता, ब्याज अदायगी और रक्षा, ठीक है, इस प्रकार से ये क्षेत्र दिए हुए हैं। आपको करना ये है कि जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए इसका अरेंजमेंट जो है वो बी वाला सही है। रक्षा वाला क्षेत्र जो है उसको सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद रखेंगे आर्थिक सहायता को, ठीक है, दूसरे नंबर पे। पहले रक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता, उसके बाद तब जाकर जो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है वो आएगा, और सबसे लास्ट में ब्याज अदायगी। ये इसका क्रम है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक के क्वेश्चन आ सकते हैं, पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों देख लीजिएगा। तो इसमें आपको ये बताना है कि भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ बताइए, पदकों का अगर सही क्रम हम देखें तो इसका बी वाला हो जाएगा। स्वर्ण, रजत और कांस्य की बात करें तो स्वर्ण तो इस बार एक ही नीरज चोपड़ा जी ने दिलवा दिया। सिल्वर मेडल 2 मिले थे, ठीक है, सिल्वर मेडल 2 मिले थे। ब्रॉन्ज जो है वो 4 मिले थे, तो कुल मिलाकर 7 हो गए। हाँ, ये बताइएगा कि पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि उत्तर प्रदेश में प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो ये कानपुर में है। और स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई थी ये आपको बताना है। तो ये 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। यहाँ पर कहा गया कि दृष्टिबाधित लोगों के द्वारा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था मनी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का नाम हालांकि करंट अफेयर में था, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ये देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लक्षद्वीप है।
और कहा गया कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा के अकॉर्डिंग 1 करोड़ से कम निवेश और 5 करोड़ से कम टर्नओवर होने वाला उद्योग की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार की जो रेंज होती है उसको सूक्ष्म उद्योग में डाला गया है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में कौन सा राज्य सबसे कम नगरीकृत है? तो वेस्ट बंगाल, इसमें से अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे कम नगरीकृत है। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट जो था, इल्बर्ट बिल विवाद, मतलब जो यूरोपीय नागरिक हैं उनके भी मुकदमे की सुनवाई कोई भारतीय न्यायाधीश कर सकता है। भेदभाव मिटाने के लिए ये प्रयास किया गया था लेकिन सफल नहीं होता है। इसमें जो यूरोपीय लोग हैं वही बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, मतलब लॉर्ड रिपन के समय में होता है और लॉर्ड रिपन को सुधारवादी कामों के लिए जाना जाता है। बाद में उसे अच्छी खासी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके खिलाफ हो जाती है। और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट वाज फाउंडेड बाई रामानुजाचार्य? तो रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्ट द्वैतावाद को यहाँ स्थापित किया गया था, उसकी संकल्पना की गई थी। आर्थिक योजना किस में सम्मिलित है ये आपको बताना है, मतलब कौन सी लिस्ट में आती है। तो आर्थिक क्षेत्र ये एक ऐसा क्षेत्र होता है कि ये सिर्फ सेंट्रल या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं हो सकता। दोनों की जो सहसंगामी सूची होती है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट होती है, समवर्ती सूची जिसे आप कहते हैं, उसमें आता है। अब यहाँ पर मैंग्रोव स्थल दिया है और अवस्थिति दे रखी है। तो आपको कूटों का मिलान करना है। कोरिंगा है, बेम्बानद है, पुलिकट है और बिकरोली है। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और आंध्र दिया हुआ है। तो इसको आप मिलान कर लीजिए, आराम से इसमें किया जा सकता है। कुछ अगर पता रहेंगे तो बाकी उसके साथ पकड़ में आ जाएंगे। बस 2 आपको मालूम होना चाहिए, ये बेम्बानद और पुलिकट। फिलहाल इसका ए वाला ही सही है। तो कोरिंगा को आप किससे मिलाएंगे? आंध्र प्रदेश से मिला लीजिए, ठीक है, ये वाला है। और बी वाले को, बेम्बानद को, आप केरल से ही मिलाइएगा। पुलिकट को किससे मिलाइएगा? पुलिकट को आप मिला लीजिए तमिलनाडु से। और ये जो विक्रोली है इसको मिला लीजिए महाराष्ट्र से। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ समुद्र तट दिया है और लोकेशन दिया है। तो कोलवा है, इसके अलावा मंगरोल है असल में, कन्नूर है और बखाली है। मिलान अगर कीजिएगा तो इसका जो सही मिलान है वो डी वाला इसमें दिया हुआ है। इसे देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मिलाया जाए तो कोलवा का हो जाएगा गोवा। मैंगरोल को अगर मिलाएंगे तो ये गुजरात से मिल जाएगा। कन्नूर को अगर मिलाइएगा तो ये केरला से मिल जाएगा। और बखाली को मिलाइए वेस्ट बंगाल से। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इसमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है? और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, कहा गया कि 1940 में उनके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि है उसको हम लोग देखते हैं। और गोरा उनका बेस्ट नॉवेल था। अब इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जैसे उत्तर जो दिया है, आयोग की जो आंसर की है उसी से हमने मैच किया है। तो इसमें दिक्कत यह है कि सिर्फ पहले वाले को ही सही माना गया। गोरा उनका सबसे बेस्ट नॉवेल था। देखिए, सारे उपन्यास अच्छे थे। अब ये किसको कौन सा अच्छा लगता है ये इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसीलिए ये मजाक उड़ा दिया गया। चलिए, कोई बात नहीं, दोनों सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पहला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। दूसरे वाले में सर्वश्रेष्ठ हम नहीं कह सकते। किसी भी एक, मतलब लेखक की किसी भी एक रचना को हम सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते जब तक कि वो पहले लेखक के द्वारा ही घोषित न किया गया हो। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर अभ्यारण्य दिया हुआ है, जैसे कि पक्षी अभ्यारण्य में पटना पक्षी अभ्यारण्य है और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है, चित्रागुंडी है और उधवा है। तो इसमें से आपको ये बताना था कि यूपी में कौन सा नहीं है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य भले ही नाम है लेकिन ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये वाला तो इसमें होने से रहा, पहला नहीं होगा। और अगर आप पहले को इलिमिनेट कर देते हैं, पहले वाले के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं कि नहीं पटना मतलब पाटलिपुत्र वाला पटना नहीं है, तो आराम से आप इसके उत्तर तक पहुंच सकते हैं क्योंकि पहला सब में मौजूद था। वो आयोग यही चाहता था कि आप उल्लू बनकर उसमें से कोई ना कोई एक विकल्प जो है उसको चुन लें। इसका डी वाला सही था। तीसरा और चौथा ये दोनों बाहर हैं, चित्रांगुडी भी बाहर है और उधवा तो बाहर है ही है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये 2018 का जो नगरीकरण का डाटा था उसमें कहा गया है कि मतलब नगरीय जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना था। तो 55 था, ज़्यादा नहीं रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे ये कहा गया कि उपनिषद जो है उनका फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया था दारा शिकोह के द्वारा, जो कि खुद काफ़ी अच्छा विद्वान था। तो उस जो उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में, उनका शीर्षक क्या था? तो शीर्षक था शीर अकबर, ठीक है, शीर अकबर इसे कहा जाता था। बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स का यही काम था, उसने समाप्त किया था। जनजाति और देश मिलाना है, यहाँ यूरोप दिया है, मसाई दिया है, सोमोलो है, स्वाना है। अब इसमें मिलान कर लीजिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी के अकॉर्डिंग इसको मिला लेंगे। देखिए मतलब इसमें यूरोप को अगर आप मिलाएंगे तो नाइजीरिया हो जाएगा, मसाई को अगर मिलाएंगे तो केन्या से मिल जाएगा, सोमोलो को आप किससे मिलाएंगे? बुर्किन फांसो से या बोत्सवाना से? इसको आप मिला लीजिए बुर्किन फांसो से, और बचा है इसमें स्वाना, तो इसको बोत्सवाना से मिला लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ राइमिंग वर्ड मैच कर रहा है, स्वाना बोत्सवाना। अगले वाले को देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। प्रायद्वीप का मतलब नीचे वाला जो प्लेटू है उसकी बात हो रही है। इसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज मोस्ट पॉपुलेटेड? नाइजीरिया है।
निम्नलिखित में से किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था? तो उस समय वेब मिलर थे, उस समय लुई फिशर नहीं थे। ये तो जो भारत छोड़ो आंदोलन वाला समय है उस समय आते हैं। ये उस समय की बात की जा रही है जब 1930 में गांधी जी नमक बना रहे थे सांकेतिक तौर पर और सविनय अवज्ञा लॉन्च हो रहा था, तो वो वाला समय था वेब मिलर का। इसके बाद अगले वाले को देखिए, प्राचीन जीवन बीमा कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे प्राचीन तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसमें सबसे पुरानी है। LIC नहीं है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से किसका सितंबर, अब ये करंट अफेयर का है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया कि ये साइंस का क्वेश्चन, स्मोक इज नेसेसरली कॉज्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय प्रेशर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, आपने पढ़ा है। ये स्मोक का निर्माण करते हैं जो कि प्रकाश रासायनिक धूम्र होती है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसका फाउंडर कौन था? अवनींद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार के थे अवनींद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद शब्द और विवरण आपको यहाँ दिया हुआ है, उसमें अर्थ दिया है असल में, मतलब शब्द का अर्थ ये आपको लिस्ट में दिया हुआ है। कौन सा करेक्टली मैच है ये बताना है। तो सर्व छत्रांतक, इसके अलावा नगर शोभिनी, महापद्मनंद और अधिकृत सुमेलित आपको देखना था कौन सा है। तो इसमें अगर आंसर हम लोग देखें तो पहला, दूसरा और चौथा ये वाला सही है। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन महापद्मनंद का यहाँ जो महापराक्रमी उपाधि है वो गलत है। सर्व छत्रांतक इसकी उपाधि थी, ठीक है, यहाँ जो सर्व छत्रांतक की उपाधि थी, एक राट की उपाधि थी, ये सब महापद्मनंद ने धारण की थी, तो वो उपाधि तो थी। और हाँ, सर्व छत्रांतक का मतलब क्या होता है? राजवंशों का, यानी जो राजपुरुष होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, उनका संहार करने वाला। नगर शोभिनी ये वैश्या को कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ अगर देखा जाए तो इसे सदा सुतगिन और सदा सुहागिन भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद अधिकृत का मतलब क्या होता था? गांव की देखभाल करने वाला कर्मचारी। तो इसमें बाकी सभी सही है, सिर्फ तीसरा वाला गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। यहाँ पर डेजर्ट्स के नाम दिए हैं और कॉन्टिनेंट दे रखा है, तो यहाँ सोनोरन है, कालाहारी मरुस्थल है, आटाकामा डेजर्ट है, थार मरुस्थल है। कॉन्टिनेंट के तौर पे एशिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। तो मिलान करना आसान है, सोनोरन को मिला लीजिए नॉर्थ अमेरिका से, कालाहारी को मिला लीजिए अफ्रीका से, आटाकामा को किससे मिलाएंगे? आटाकामा को साउथ अमेरिका से मिला लीजिए। बचा है इसमें थार, तो उसको एशिया से मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सूबा इन मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में जो सूबा होते थे उनके बारे में बताइए। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के काल में क्रमशः 15, 15, 18 और 20 सूबे थे। मतलब अकबर के समय में 15 थे, जहांगीर के समय में कोई चेंज नहीं होता है, 15 ही सूबे रहते हैं, और शाहजहां के समय में ये बढ़कर 18 हो जाते हैं। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या सबसे ज़्यादा यानी 20 थी, ऐसा दिया है। शाहजहां ने थट्टा, उड़ीसा और कश्मीर को स्वतंत्र सूबे का दर्जा दिया था और दक्षिण के 4 सूबों के लिए अलग अलग प्रशासक भी नियुक्त किए थे। तो सूबा, परगना और सरकार, इस तरह का जो प्रश्न है, मतलब इन्हें क्रम में अरेंज करने वाला कि पहले कौन सा, और मतलब बड़े आकार का कौन सा है और उनसे छोटी इकाई कौन सी होती थी, इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा जो समय है वो भी पता होना चाहिए। देखिए, इसका दूसरा, तीसरा जो है वो इसमें करेक्ट है। दूसरा और तीसरा ही सही है। यहाँ जो सूबों की संख्या दी है ना, उसी में गड़बड़ी है। जो नंबर दे देता है ना इतने विश्वास के साथ कि नहीं इतना ही होगा, वहाँ गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये आप जब नहीं आ रहा हो तो इस प्रकार का लॉजिक लगा सकते हैं। फिलहाल दूसरा, तीसरा सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ये प्रश्न ही गलत है, लेकिन प्रश्न को पढ़ने की भी ज़रूरत यहाँ नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो छोड़ दीजिए। करंट अफेयर का है और प्लस इसमें प्रश्न जब गलत है, इसमें देखिए विकल्प ही सही नहीं दिया था। सौरभ कोठारी और अली कमानी का नाम दिया था, अमी कमानी का नाम दिया था। इसके अलावा पंकज आडवाणी के साथ किरण भंडाल। जब दो दो के पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनमें समस्या होती है, एक सही होगा दूसरा गलत हो जाएगा, इसलिए मेल नहीं खा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। कंट्री दिया है और कैपिटल दिया है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है और क्रोएशिया है। बाल्कन और बाल्टिक देश आपको याद आ रहे होंगे। अब यहाँ राजधानी देखिए तो जुब्जाना है, इसके अलावा जुबलाजाना इसको कहा जाता है, जॉग्रेब है, ब्रॉसिस्लावा है और वियना है। तो मिलान अगर आप कीजिएगा तो इसका सी वाला हो जाएगा, मतलब ऑस्ट्रिया को आप किससे मिलाएंगे? इसको मिला लीजिए वियना से आराम से। और अगर इसे आप मिलाते हैं तो आराम से इसका एक विकल्प तो कट जाएगा, सी वाला सही है। वैसे अगर एलिमिनेशन लगाना हो तो स्लोवाकिया को आप किससे मिलाइएगा? इसको मिला लीजिए ब्रासिस्लावा से। इसके बाद स्लोवेनिया बचता है तो स्लोवेनिया को मिला लीजिए जुब्जाना से, और क्रोएशिया को मिला लीजिए जॉग्रेब से। नेक्स्ट, यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो लॉर्ड वेलेजली के समय में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, मतलब जो प्रेस था उसके ऊपर सेंसरशिप थोप दी जाती है, मतलब सेंसर के पर्दे से उसको गुजारा जाता है पहले कि कोई आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में लाइसेंसिंग रेगुलेशन वगैरह वो सब गलत दिया है, पहला वाला सही है। इसके बाद देखिए पूना पैक्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? तो मदन मोहन मालवीय थे गांधी जी की ओर से, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, मानस जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व
ये भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर है? असम में है, ठीक है, लोकेशन इसकी असम में है और असम में 2 नए नेशनल पार्क डिक्लेयर हुए हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, रायमोना और डिब्रू सेखोवा, माफ कीजिएगा दिहांग पटकई। दिहांग जो है वो नदी का नाम है और पटकई जो है वो पहाड़ी है, पटकई बूम की श्रृंखला आप पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन टर्म ऑफ एरिया इन इंडियन ओशियन। तो हिंद महासागर में अगर सबसे बड़ा द्वीप अगर देखा जाए, मतलब क्षेत्रफल के लिहाज से, जनसंख्या की बात नहीं हो रही है, तो वो मेडागास्कर है। ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा है आकार के लिहाज से। इसके बाद अगले वाले को देखिए, यहाँ ग्रंथ दिया है और वर्णित विषय दिया है, तो मृच्छकटिकम है जो कि 4वीं और 5वीं शताब्दी की सामाजिक जानकारी देता है। मुद्रा राक्षस में हमें 5वीं और 6वीं शताब्दी का जो समय था वहाँ की राज्य व्यवस्था का पता लगता है, और तिलक मंजरी से हमें पूर्व मध्यकाल में व्यापार और वाणिज्य का पता लगता है। तो तीनों सही है, तीनों अपनी अपनी जगह सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि इको मार्क संबंधित है किससे? तो गुड्स सेफ फॉर एनवायरनमेंट, मतलब जो सामान है अगर उस पर इको मार्क लगा है तो इसका मतलब है कि वो इको फ्रेंडली है। इसके बाद अगले वाले में ये करंट अफेयर का पूछा गया कि जून 2020 में जो पड़ोसी देश थे उसमें से किसने अपनी सीमा क्षेत्र का परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन किया था? तो ये नेपाल था, और नेपाल के साथ अभी हमारे जो संबंध है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। हमारे बहुत से जो हिमालयन क्षेत्र हैं उन पर नेपाल अपना दावा कर रहा है, वो उस नक्शे को आधार बना रहा है जो कि संगोली की संधि के समय बने थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कथन और कारण दे रखा है। अब इसमें आप देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, और दूसरा इसका कारण दिया है कि बटरफ्लाइज कैन नॉट सर्वाइव इन लो टेम्परेचर। कहने का तात्पर्य ये है, मतलब कथन में ये कहा गया कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ तितलियों की ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, और कारण यह है कि तितलियाँ कम तापमान में जीवित नहीं रह सकती हैं। तो इसका अगर देखा जाए तो बी वाला हो जाएगा। दोनों सही है, यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, मतलब ये इसका रीज़न नहीं है। तितलियों को बहुत ना तो गर्म तापमान चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, और ना बहुत ज़्यादा ठंडा, उन्हें नमी चाहिए होती है ताकि पौधे वहाँ पे ढेर सारे उन्हें मिले, और उनके जो लार्वा होते हैं जिन्हें कि वो पेड़ों से चिपका देती हैं पत्तियों से, वो उसे खाकर बड़े हो सकें, ऐसा इलाका चाहिए होता है। तो इसके लिए पत्तियाँ भी स्टेबल होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अपनी अपनी जगह दोनों सही है, लेकिन बटरफ्लाइज का ये जो यहाँ सर्वाइवल का रीज़न दे रखा है ये इससे कारण के तौर पे मैच नहीं हो रहा है, तो हम बी वाले को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पोर्ट और कंट्री दिया है। अब इसमें से अगर आप देखें तो एकमात्र यही गलत इसका इकार्गो वाला है जो कि चीन में नहीं है, बाकी जितने भी हैं यहाँ पे इगारका है असल में। बाकी रॉटरडैम को अगर आप देखें तो नीदरलैंड, मॉन्टविडियो जो है उरुग्वे, और जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम? एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव निर्मित इसमें से बायोम कौन सा है? तो क्रॉप्ड लैंड यानी जो कृषित भूमि होती है वो असल में मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, बाकी जितने हैं उन्हें प्रकृति बनाती है। नेक्स्ट अगले वाले में कहा जा रहा है, ये आपका देखिए इसमें कहा गया है कि ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो ये जानना चाहिए वैसे। समग्रता उपागम जो होता है, मतलब होलिस्टिक अप्रोच जो होता है, आजकल हर चीज़ में तो होलिस्टिक अप्रोच ही है। 2 शब्द बहुत कॉमन हो गए हैं, होलिस्टिक और सस्टेनेबल। तो अगर कहीं कुछ ना सूझ रहा हो तो होलिस्टिक और सस्टेनेबल को घुसा दीजिए, आपका काम हो जाता है, खासतौर पे इन्वायरमेंट के मामले में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया कि कथन दिया है और कारण दिया है, बताइए सही है या नहीं। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज बेस्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग डिजीज एंड पेस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, मतलब जो फसल के पौधे होते हैं उसमें अगर हम रोगों और कीट व्याधियों की रोकथाम के लिए सर्वोत्तम समेकित कीट प्रबंधन को इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा, ठीक है। और कारण यह है कि कीटों और रोगजनकों को कारगर तरीके से नष्ट करना सुनिश्चित हो जाता है। तो यहाँ सही दोनों है, लेकिन व्याख्या ये सही नहीं है भाई। यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल और जो जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है उसका ये कहा गया कि डिजीज़ और पेस्ट कंट्रोल दोनों कर लेता है, मतलब कीड़ों से भी पौधों को बचा देता है और बीमारियों से भी बचा देता है। तो इसका ये रीज़न जो दिया है वो सही नहीं है, बाकी दोनों कथन अपनी अपनी जगह सही है। यहाँ कहा गया कि शाहनजफ रोड ये लखनऊ की है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो यह एक सिया, मतलब यहाँ के सिया समुदाय से इसका ऐतिहासिक संबंध है, पहला चीज़ तो ये है। और दूसरा ये भी सही है कि यहीं के पास में ऐतिहासिक इमाम बाड़ा है। लेकिन ये जो गाजीउद्दीन हैदर का नाम दिया है ना कि यहाँ पे उसे दफन किया गया था, ये वाली बात सही नहीं। अगले वाले को देखते हैं। कौन सा जैविक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल होता है? तो इसमें अगर आप देखिए तो बेवेरिया बेसियाना और न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कार्बोफ्यूरॉन 3G इस्तेमाल नहीं होता है, इसको बाहर कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, विश्व में किस देश ने सबसे पहले सार्वजनिक परिवहन को देश भर में निःशुल्क, ये करंट अफेयर का है, हालांकि लग्जमबर्ग इसका आंसर था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार की आय का सर्वाधिक भाग है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। SGST और CGST आप सुनते हैं, तो उसमें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा होता है, फिलहाल GST से। इसके बाद अगले वाले को देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ टर्म दिया है, दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो फूड चेन और फूड वेब, ट्रॉपिकल लेवल या ट्रॉपिक लेवल, यहाँ देखें, साथ में बायोम। परिभाषा के तौर पे देखिएगा,
तो यहाँ नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मेनी हियरार्किकल लेवल इन इकोसिस्टम, और ट्रॉपिक लेवल के बाद यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं उसे आप आराम से देख रहे हैं। मेनी ऑर्गेनिज्म ईच डिपेंडेंट ऑन नेक्स्ट एज सोर्स ऑफ फूड और सिस्टम ऑफ इंटरलिंकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट फूड। तो इसमें आप कुल मिलाकर मिलान करना था, मिलान करके देखिए कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए इसका कोड यहाँ दिया हुआ है और डी के अकॉर्डिंग इसको मिला लेंगे, तीसरा चौथा दूसरा पहला, ठीक है, तीसरा चौथा दूसरा पहला, ये इसका क्रम है। इसमें फूड चेन को आप किससे मिलाइएगा? मेनी ऑर्गेनिज्म ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, फूड चेन होती है। खाद्य जाल यही कई सारी जब खाद्य श्रृंखला आपस में मिल जाती है तो उनसे बनता है, इसको चौथे से मिला लीजिए। इसके बाद ट्रॉपिक लेवल को अगर आप मिलाएंगे, मतलब पोषण स्तर अगर इसमें अगर आप देखें तो इसको दूसरे से देख लीजिए, ठीक है, श्रेणीबद्ध कई स्तर होते हैं। और बायोम को आप किससे मिलाइएगा? ये ऊपर वाला जो फ्लोरा और फौना वाला है उससे मिला लीजिए। तो इसका ये जो डी वाला ऑप्शन था वो सही था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल होता है, मतलब जो नलकूप होते हैं। बनावली में निम्नलिखित जमाओ निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? तो प्री हड़प्पन विलेज जो सेंट्रल है कल्चर है उससे संबंधित है, मतलब प्राग हड़प्पा ग्राम संस्कृति जो है उससे बिलोंग करता है। लेक्स दिया हुआ है और राज्य में अवस्थिति दी हुई है, तो यहाँ पर कौन सा नॉट करेक्टली मैच है वो आपको खोजना था। चंदूबी है, हमीरसर है, इसके अलावा ब्लू बर्ड है, उपवन है। तो चंदूबी की लोकेशन असम में है, हमीरसर की लोकेशन गुजरात में है, ब्लू बर्ड की लोकेशन हरियाणा में है और उपवन झील जो है वो तमिलनाडु में है, और यही गलत है। 50वें को देखिए, यहाँ पशु दिया है, ठीक है, पशु दिया है और प्रजाति दिया है। अब इसमें बफेलो है, काऊ है, गोट है और शीप है, मतलब भेड़, गाय, बकरी और भेड़। इनकी प्रजाति जमुनापारी, बीकानेरी, साहिवाल और मुर्रा। तो देखिए इसमें फिर यहाँ पर गाय जो है इसका साहिवाल हो जाएगा, और मुर्रा जो है ये भैंस की प्रजाति होती है, ठीक है, मुर्रा जो है ये भैंस की प्रजाति होती है। बाकी जो है उनको मिलान कर लीजिए। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, ठीक है, डी इसका आंसर होगा। डी का मतलब ये हुआ, इसमें देख लीजिए, चौथा तीसरा पहला दूसरा। बफेलो को आप किससे मिलाएंगे? मुर्रा से ही मिलाएंगे। काऊ को आप मिला लीजिए साहिवाल से। गोट को आप किससे मिलाइएगा? जमुनापारी से मिला लीजिए। हालांकि जमुनापारी के तौर पे एक भैंस की भी प्रजाति को हम देखते हैं, लेकिन आमतौर पे बकरी के लिए फेमस है। और बीकानेरी को मिला लीजिए शीप से, मतलब भेड़ से। इसके बाद अगले वाले को यानी 51 को देखते हैं। बंकी टाप, पंची टाप नहीं है, बंकी टाप है। बनाना मतलब केले को रोग लगता है। इसके बाद कुंभ मेले को भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर मान्यता दे दी गई, तो ये यूनेस्को के द्वारा दी गई थी। इसके बाद अगले वाले को देखिए, औरंगजेब का प्रमुख दीवान कौन था? असद खां था। लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर है? लखनऊ में है। जैव आरक्षित क्षेत्र ये विश्व नेटवर्क का हिस्सा है, तो यहाँ पर जो संख्या है अब 12 है टोटल। अभी संख्या क्या है? 12 है, पहले 11 थी, और 12वां कौन है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। इसके बाद अगले वाले को देखिए, भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री, अब ये करंट अफेयर का है, छोड़ दीजिए। कन्या सुमंगला योजना, हाँ, इसका देख लीजिए उद्देश्य, क्योंकि हर योजना जो वर्तमान में क्रियान्वित हो रही है उसका कम से कम आपको पर्पज पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट जो यहाँ पर्पज है कन्या सुमंगला का, भ्रूण हत्या रोकना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरी चीज, बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच का विकास करना। लेकिन मेन आप कन्या भ्रूण हत्या को अगर इसमें ध्यान देंगे तो हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 58 मिसाइल दिया है और उनका विवरण दिया हुआ है। मिसाइल और विवरण इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पृथ्वी द्वितीय, और इसमें करेक्ट आंसर आपको तलाशना है। तो ये सुमेलित पहले से ही है। पृथ्वी द्वितीय जो है ये असल में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। एस्ट्रो जो है वो दृश्य रेंज के बाद हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। K4 जो है ये परमाणु सक्षम पनडुब्बी है, और पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइल है, ठीक है, पनडुब्बी से इसको लॉन्च किया जा सकता है। आकाश MK1S जो है ये उन्नत हवाई लक्ष्य को बेअसर करने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली, मतलब खुद नीचे रहेगी, हवा में मार गिराएगी, तो इस प्रकार की मिसाइल है। अब इसमें सुमेलित कौन सा है, बस आपको यही बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सभी सही है। तो इसके फैक्ट को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। वैसे इसके नाम से आप पता लगा सकते हैं, जैसे पृथ्वी है तो सतह से सतह पर ही मार करेगी, ठीक है। आकाश मिसाइल है तो वो हवा में मार करेगी, सतह से हवा में मार कर सकती है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, कौन सी भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है, झांसी में होता है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें। और इसमें देखिए यहाँ पर कंट्री दिया हुआ है और आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर जो है वो दिए हुए हैं। तो जर्मनी का एसेन है, पोलैंड का ग्लेविड्ज है, ग्रेट ब्रिटेन का बेलफास्ट है और ऑस्ट्रिया का डोनाविच है। इसमें से आप मिलान करके देखिएगा, तो मिलान अगर देखें तो सभी सही है, लेकिन पोलैंड वाला जो है इसमें ग्लेविड्ज नहीं होगा, यही एकमात्र गलत है।
इसके बाद 62 को देखिएगा, भारत सरकार द्वारा, अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। कम्युनल अवार्ड की घोषणा इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री के दौर में की गई थी? तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड था, आप सुनते हैं इसे। बोर्डेक्स मिश्रण का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फंगिसाइड के तौर पे किया जाता है, ये कृषि का क्षेत्र है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये सन 2020 का है, 26 जून को शुरू किया गया था, तो ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला या जनपद 4 राज्यों की सीमाओं से अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो सोनभद्र है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी एक झील 2 देशों के बीच में सीमा नहीं बनाती है? तो बाकी सभी बनाती हैं, एल्बर्ट भी बनाती है, एडवर्ड भी बनाती है और टंगानिका भी बनाती है, लेकिन जो रुकवा झील है वो यहाँ पर सीमा बनाने का काम नहीं करती है। अगले वाले को देखिए, लक्षद्वीप में नारियल के उत्पादन के संदर्भ में कि नारियल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में सर्वाधिक है लक्षद्वीप में, ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक तेल क्षमता धारण करने वाले नारियल का उत्पादन ये करता है। तो केवल दूसरा वाला सही है, नारियल से तेल निकालने का जो काम होता है उस मामले में तेल धारण करने वाले जो नारियल होते हैं, मतलब जिनमें ज़्यादा ऑयल निकल सकता है, उसका प्रोडक्शन यहाँ से होता है, और बाकी जो ये दिया है ये गलत है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस देश में? युगांडा में है। अगले वाले को देखते हैं, 15 जनवरी 1900, यहाँ डेट देखिए, 15 जनवरी 1784 महत्वपूर्ण तिथि है, एक इंपॉर्टेंट तारीख है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इस दिन हुई थी, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है, अब जो नया ट्रेंड है उसमें उल्टा पूछा जाता है, तो डेट दे दी गई है, काम आसान हो गया है। 1784 15 जनवरी। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान दिया है नेशनल पार्क, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए हैं। सुल्तानपुर है, चंदौली है, इंद्रावती है, महात्मा गांधी है। सुल्तानपुर ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चंदौली जो है, अब यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच आपको तलाशना था, ठीक। चंदौली जो है वो महाराष्ट्र में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, और महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो है ये अंडमान निकोबार में है। तो ऊपर वाला सुल्तानपुर वाला गलत है, बाकी सब तो सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये करंट अफेयर का था, छोड़ दीजिए। हाँ, इसे देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है? तो ये सब जितने भी इस तरह के निराशापूर्ण वक्तव्य जारी किए गए थे, मतलब लोग परेशान हो गए कि भाई आंदोलन को एकदम से क्यों रद्द कर दिया, अच्छा भला तो चल रहा था, लेकिन गांधी जी ने कर दिया तो कर दिया। फिर यहाँ उनका अपना प्लान था और लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे, तो कुंठा या निराशा होना स्वाभाविक था। तो उसमें जितने भी क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग थे वो एकदम से अलग हो जाते हैं, उन्हें ये लगने लगता है कि ये जो धीमा तरीका है इससे आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, तो हमें अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। और वो सही भी था, क्योंकि संयुक्त प्रयास का परिणाम है आज़ादी। न तो आज़ादी अहिंसा से ही मिल गई और न ही क्रांतिकारियों से अकेले ही हो पाई होती, दोनों का मिला जुला प्रयास काम करता है, ठीक। अब इसमें देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इसी में ये कहा गया था। इसके बाद देखिए पर्वतों के बीच में से कौन सा एक काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में से स्थित है? पूछने का मतलब ये है कि पर्वतों में से कौन सा एक ऐसा है जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है? तो ये कॉकेशस रेंज है, मतलब कॉकेशस माउंटेन है जो कि इन दोनों के बीच में पड़ता है। अगले वाले को देखिए, बांध दिया है और नदी दिया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाखड़ा डैम का जो झेलम दे रखा है वो गलत है, बाकी सभी तो सही है। सरदार सरोवर का नर्मदा होगा, इसका सतलज होगा, और उगई बांध का ताप्ती होगा, पोंग डैम का ब्यास होगा। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो ये फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा की गई थी पौंडीचेरी की स्थापना। नीचे वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिकेड द ग्रोथ ऑफ एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज मोर देन एब्सोल्यूट रूरल पॉपुलेशन? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2001 से लेकर 2011 वाला जो रेंज था, मतलब डिकेडल यहाँ देखा जाता है ना जनगणना को, तो यहाँ 2001 से लेकर 2011 वाला। खेल पुरस्कार दिया है और विजेता दिया है, ये करंट अफेयर वाला है, छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए अगले वाले को 79, ये वाला भी करंट अफेयर का है। 80 वाले को देखिए, ये अच्छा है, ये यूपी के हवाई अड्डों के बारे में बता रहा है। तो एयरपोर्ट का नाम और सिटी का नाम है बमरौली है, चकेरी है, हिंडन है और फुर्सतगंज है। अब इसको आपको मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा बमरौली का आप किससे मिलाइएगा? प्रयागराज से मिला लीजिए। और चकेरी को आप किससे मिलाएंगे? तो इसको आप कानपुर से मिला लीजिए। हिंडन एयरपोर्ट को आप मिला लीजिए गाजियाबाद से, और फुर्सतगंज को किससे मिलाएंगे? रायबरेली से मिलाएंगे। ये इसका करेक्ट मैच हो जाएगा, हिंडन को गाजियाबाद से मिला लीजिए। हो गया, डी वाला सही। अगले वाले को देखते हैं, ये फिर करंट अफेयर का है। और हाँ, इसे देखिए, हु फॉर्म अमंग द फॉलोइंग प्ले एंड इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राफ्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947? तो बी आर अम्बेडकर, मतलब मसौदा तैयार करने का जो काम था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस मामले में किया था। और चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ यूपी ने किया था, जो 2018-19 का रेंज था उसमें, बीती बात है। महावीर जूट मिल लिमिटेड, द ओनली एक्टिव जूट मिल इन उत्तर प्रदेश, इज लोकेटेड एट? तो ये है कहाँ पे? सहजनवा में है, और सहजनवा की लोकेशन गोरखपुर में। अगले वाले को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प? तो मौलिक अधिकारों का जो संकल्प है वो कराची अधिवेशन, जो लाहौर अधिवेशन के ठीक अगले साल, मतलब अगले उसमें क्रम में होता है, तो उसमें कराची अधिवेशन में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि हु फ्रॉम द एमंग फॉलोइंग हैड स्टार्टेड
यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट। तो ये हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, अभी आपने देखा यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सीधी बात है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यूरोप में आल्प्स क्षेत्र से प्रभावित होने वाली गर्म हवा को कहा जाता है, फॉन कहा जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का है। यहाँ आप डी वाले को देख रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए, लाइगेन पार्क 2020 में कहाँ डेवलप किया गया, तो इसकी लोकेशन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। वैसे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है ना, लेटेस्ट वाला पढ़कर जाइएगा, खासतौर पे जो 2021 का पूरा डाटा है करंट अफेयर का, उसको देख लीजिएगा। 2020 वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो शुरुआत के इधर वाले महीने। अब यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी, 1974 की डेट थी। अगले वाले को देखिए, जल विद्युत परियोजना और अवस्थिति दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबरीगिरी परियोजना है, इसके अलावा वैतरणा परियोजना है और रंगा नदी परियोजना है, इसके अलावा पापनासम परियोजना है। तो इनको आपको मिलान करना है और ये पहले से मिला हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना था, आमने सामने मिला देना है बस। अगले वाले को देखते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सबरीगिरी जो है वो केरल का है, सबरीमाला से आप गेस कर सकते हैं। इसके अलावा वैतरणा का महाराष्ट्र हो जाएगा, रंगा का अरुणाचल हो जाएगा और पापनासम का तमिलनाडु हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो एनी बेसेंट, ठीक, एनी बेसेंट ने की थी। बाद में लोकमान्य तिलक भी इसमें शामिल हो जाते हैं, उनकी अलग होम रूल लीग थी। अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित में से किन जनजातियों में युवा गृह प्रथा प्रचलित है। तो ये जो प्रथा है ये असल में इसमें से आप बताइएगा, जो थारू जनजाति है उसमें प्रचलित है। कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हु फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी सेटअप इन 1915। तो ये कौन थे, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे। यहाँ पर जो नाम है बी वाला सही है। इसके बाद लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है और यहाँ देखिए, एक तरफ शासक या अधिकारी का नाम दिया है, दूसरी तरफ ट्राइब दिया हुआ है। तो इल्तुतमिश है, बलबन है, जमालुद्दीन याकूब है और यहाँ देखिए मंगू दिया हुआ है। तो इसमें शमशी डायनेस्टी या फिर मंगोलों से संबंध था, इल्बरी तुर्क ये हुआ करते थे, या हबशी थे, हबशी गुलाम। तो इसका डी वाला हो जाएगा, ठीक है, डी वाला हो जाएगा और डी के हिसाब से इसको मिला लीजिए। इल्तुतमिश का क्या हो जाएगा, इल्बारी। इसके बाद इसमें बलबन को आप देखें तो इसका शमशी हो जाएगा। जमालुद्दीन याकूत को आप मिला लीजिए हबशी से और मंगू को मिला लीजिए मंगोल से। ऐसा इसका मैचिंग है, डी वाला सही। नीचे वाले में देखते हैं, रेगुलेटर दिया हुआ है और हेडक्वार्टर दिया है। तो इसमें कहा गया कि आरबीआई है, सेबी है, इरडा है और ट्राई है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, सेबी का नई दिल्ली में है। सेबी का भी मुंबई में ही मुख्यालय है और ये वाला इसमें गलत है। इरडा का कहाँ पे है, IRDA का, ये हैदराबाद में है और ट्राई का जो है वो नई दिल्ली में है। ट्राई का नई दिल्ली में है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का अगर देखा जाए, यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक समुद्र के तट पर स्थित नहीं है। तो ब्रिस्बेन ये है समुद्र के तट पे, डार्विन भी है और मेलबर्न भी है, लेकिन इसमें से कैनबरा ये समुद्र के तट पर नहीं है। किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वंचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है या प्रत्यावर्तित हो गया है। तो ये जो शिकायत है ये कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। कॉर्नवालिस जो है ये सरकार से बहुत सारी शिकायतें करते हैं कि मुझे एकदम बना बनाया बढ़िया माहौल चाहिए और उसी में मैं शासन करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। क्योंकि ये अपना जो अमेरिका में कोल्ड वार में इनकी पराजय हुई थी, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो जब इन्हें भारत भेजा जाता है तो ये इसी शर्त पर जाते हैं कि वहाँ पर मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। तो सरकार इनकी कई सारी मांगों को एक्सेप्ट भी करती है। तो इन्हीं का कहना था कि भू राजस्व अगर यहाँ पर ढंग से नहीं किया गया, मतलब जो स्थायी बंदोबस्त वाला सिस्टम था, तो ये पूरा बंचरों का निवास स्थान है, मतलब जंगली लोग यहाँ रह रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं और यही इनकी समाधि भी बन जाती है। मतलब जब दूसरी बार ये लौट कर आते हैं अपने कार्यकाल के दौरान, तो चेचक होता है और बंगाल से बंदोबस्त करने का काम करते करते गाजीपुर तक पहुंचते हैं। गाजीपुर में आके एकदम से बीमार हो जाते हैं और वहीं इनकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे इनका मकबरा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर मराठों के प्रशासन में गाँव का लेखपाल कहलाता है, मतलब कहलाता था कौन, तो कुलकर्णी। ठीक है, कुलकर्णी ये जाति के तौर पर अब आ गए, ये मराठे ही होते हैं। तो ये उस समय लेखपाल का काम करते थे मराठों के प्रशासन में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में, जो संगठन यहाँ दिए हैं कि उद्योग और उद्यम लगाने हेतु सहायता कौन देता है, तो ये उद्योग बंधु है। इसमें से अगर देखा जाए उद्योग बंधु है। रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व किसने किया था, आसफ खान ने किया था। अब यहाँ ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। गोवा इसका आंसर था, मतलब किस गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम वहाँ पर था। इसके बाद मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करने वाला राज्य, यहाँ राज्य तो उत्तर प्रदेश होगा, साथ में यहाँ लखनऊ हो जाएगा, मतलब शहर के तौर पे। यूपी का ये था ही, तो यहाँ लखनऊ शहर ने इसकी मेजबानी की थी। ये देखिएगा, इसमें कहा गया कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर इज लोकेटेड। प्रयागराज में है, इसकी लोकेशन प्रयागराज में है। नेक्स्ट, अभिकथन और कारण दिया है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि फ्रेंच कंपनी फेल्ड इन इंडिया, फ्रांसीसी भारत में असफल हो जाते हैं। कारण ये था कि फ्रांसीसी कंपनियों में संरचनात्मक कमजोरियां थी। दोनों सही है।
और सबसे बड़ा कारण ये था कि फ्रेंच कंपनी सरकारी नियंत्रण में थी और संरचनात्मक कमजोरी का सबसे जो मुख्य वजह थी वो सरकारी नियंत्रण था। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल था, जब तक एक्शन लेने की आवश्यकता रहती थी उस समय तक आदेश ही नहीं जारी होता था, ठीक है। और जब आदेश जारी होता था तब तक अवसर हाथ से निकल गया होता था। और उसके विपरीत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी, तो उसमें तुरंत निर्णय होता था और तत्काल उस पर एक्शन लिया जाता था। अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर है? तो ये झांसी में है। इसकी लोकेशन कहाँ है? झांसी में है। इसके बाद देखिए 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल निम्नलिखित में से किससे मिला था? लॉर्ड मिंटो से मिला था। इसमें आप थोड़ा सा अगर गेस करेंगे तो कर्जन के बाद मिंटो आता है और ये समय उसी का है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो स्टेट दिया है और फाउंडर का नाम दिया है। हैदराबाद राज्य है, अवध राज्य है, बंगाल है और रोहिलखंड है। तो रोहिलखंड जो है इसकी स्थापना सआदत खान ने नहीं की थी। सआदत खान का तो संबंध अवध से है, ठीक है। बाकी सभी सही है। बुरहानुल मुल्क ये सआदत खान की ही तो उपाधि थी। निज़ामुल मुल्क ये जो चिनकिलिच खां था उसकी उपाधि थी, हैदराबाद राज्य वाला। बाकी सभी सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि माइनिंग एरिया दिया है और खनिज का नाम दिया है। तो क्योंझर, बालाघाट, कोरापुट और खेतड़ी है। अब इसको आपको मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिए। देखिए इसका थोड़ा सा इसे बड़ा किया जा सकता है। अब देखिए, हाँ, अब इसमें मिलान करेंगे तो डी वाले के अकॉर्डिंग क्योंझर को आप मिला लीजिए आयरन ओर के क्षेत्र से, बालाघाट को आप मिला लीजिए मैग्नीज के लिए, कोरापुट को आप मिला लीजिए बॉक्साइट के लिए और खेतड़ी को मिला लीजिए कॉपर के लिए। ऐसे हो गया। नेक्स्ट, यहाँ आपको गुप्त युग के मंदिर दे रखे हैं और मध्य प्रदेश में उनकी लोकेशन दे रखी है। तो मध्य प्रदेश की लोकेशन के लिहाज से नहीं, हाँ स्थान के लिहाज से आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप देने जा रहे हैं यूपीपीसीएस, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको स्थान बस पता होना चाहिए। तो तिगवा का विष्णु मंदिर है, ठीक है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? जबलपुर जिले में है, मतलब मध्य प्रदेश जबलपुर। एरण का विष्णु मंदिर है और इसकी लोकेशन आपकी सागर जिले में पड़ती है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर काफ़ी आपने सुना होगा। तो ये जो है ये सी वाला, इसकी लोकेशन पन्ना जिले में है। और भूमरा का जो शिव मंदिर है इसकी लोकेशन सतना में है। ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है वो शास्त्रीय नृत्य है, बाकी जो है वो क्षेत्रीय है। उद्योगों की राष्ट्रीय चैंबर और वाणिज्य उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान में से है? तो यहाँ कौन से स्थान की बात की जा रही है? आगरा की बात की जा रही है। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आपसे पूछा गया, तो उसकी लोकेशन है आगरा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न में कहा गया कि घटनाओं को कालानुक्रम में अरेंज कीजिए। तो नंद कुमार केस है, रेगुलेटिंग एक्ट है, रोहिला युद्ध है और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार इसका समापन है। तो इसका जो सही क्रम है ये पहले से ही अरेंज है, कुछ नहीं करना था। नंद कुमार प्रक्रम है, मतलब प्रकरण है। उसके बाद फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद फिर रोहिला वार होता है। लास्ट में एंग्लो मराठा वार का जो आप देख रहे हैं पहला वाला, उसका समापन होता है। तो ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया कि चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के संबंध, मतलब चीन के साथ जो हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पूर्वी लद्दाख में गलवान नदी पर पुल बनाने पर चीन ने आपत्ति की थी। पुल बनाने पर चीन की आपत्ति थी, ठीक है। और भारतीय सेना ने इस पुल को जून 2020 में पूर्ण कर लिया था, जिसमें कि 4 विस्तार, मतलब स्पैन जो है और लंबाई जो है वो 60 मीटर है। इस प्रकार का डाटा है। तो ये देखिए, इसमें ये विवाद अच्छा खासा हुआ था और इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें दोनों सही होगा, ठीक है, दोनों ठीक होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर 117वें को कहा गया, देख लीजिए, दक्षेश में निम्नलिखित में से कौन सा देश, दक्षेश में यानी दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है सार्क, उसमें कौन सा देश सबसे ज़्यादा नगरीकृत है? तो सबसे ज़्यादा उसमें अर्बनाइज है भूटान। इसके बाद देखिए इंडियन ग्लोबल वीक, अब ये करंट अफेयर का है, इसको जाने दीजिए। 2021 का जो डाटा है, मतलब इंडेक्स वगैरह है, उसको देख लीजिएगा। कंपिल मेला किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैनिज्म से इसका संबंध है। और देखिए यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व है और इसकी लोकेशन है, हाँ टाइगर रिजर्व पूछा जाता है, एलिफेंट रिजर्व भी पूछा जा सकता है क्योंकि अगर एलिफेंट को देखिए तो ये विश्व विरासत, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो इसके संबंध में क्वेश्चन बन सकता है। कामेंग मेघालय में है, ये वाला इसमें नॉट करेक्टली मैच है, बाकी सभी तो सही है। नीलाम्बुर जो है ये केरल में है। सिंहभूम आपका झारखंड में है, मैसूर कर्नाटक में है, मतलब एलिफेंट रिजर्व के तौर पे। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में नीचे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो कि वन्य जीव संरक्षण का एक सघन प्रयास है, ये भारत में कब शुरू किया गया था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ठीक अगले साल यानी 1973 में। इसके बाद नीचे अब हड़प्पन साइट और उनके जो उपज हैं वो दे रखे हैं। तो बनावली है, हुलास है, शिकारपुर है और कुंतासी है। यहाँ पर अलमंड, वीट, कोदो और सिल्क कॉटन टेक्सटाइल। तो बताइए कौन सा कहाँ से निकलता था? इसका मिलान आपको करना है, ठीक है, इसका आप मिलान करके बताइएगा।
ये वाला क्वेश्चन देखिए, फैक्चुअल है। इसमें सीधा सीधा आपसे पूछ लिया गया कि वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है। मतलब दक्कन का प्लेटू आप देखते हैं त्रिभुजाकार आकृति का है, तो दोनों तरफ समुद्र है, मतलब हिंद महासागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर, दोनों तरफ ढाल है, जिधर समुद्र है ना उधर ढलान है, और उसी ढलान को हम लोग घाट कहते हैं। जो पश्चिम की तरफ ढलान होता है उसको पश्चिमी घाट कहते हैं, जो पूर्व की तरफ ढलान है उसको पूर्वी घाट कहते हैं। तो जो पश्चिमी घाट का पोर्शन महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री हिल बोलते हैं, ठीक है, सह्याद्री हिल बोलते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए, ये 2020 में जो सोने के नैनो कण का पर्यावरण में अनुकूल संश्लेषण वाला था, तो ये एंटार्कटिक बैक्टीरिया इसमें जिम्मेदार था। यहाँ जो इसका बी वाला है वो सही था। अगले वाले में चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत कृषि क्षेत्र मतलब भारतीय कृषि देश की 2/3 जनसंख्या को जीविका देती है। जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो पूरे देश की अगर आबादी को हम देखें तो उसमें से 2/3 को आजीविका देती है, और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग इसका जो योगदान है वो 20% से भी ज़्यादा है। शस्य प्रतिरूपण में खाद्य फसलों की प्रमुखता है, मतलब जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें ज़्यादातर फूड क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं। तो अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? पहला तीसरा सही है, लेकिन जो 20% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वही वाला डाटा गड़बड़ है। इसके बाद इसमें आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से उनकी अवस्थिति के हिसाब से आपको उत्तर से दक्षिण में अरेंज करना था, और अरेंजमेंट देख लीजिएगा इसमें से कौन सा होगा। देखिए, नंदा देवी है, अनाईमुडी है, केटू है और दोदा बेटा है। अब इसमें अगर आप मिलान कीजिएगा मतलब अरेंज कीजिएगा तो सबसे पहले इसमें से माउंट केटू आएगा। नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना है ना, तो सबसे उत्तर में कौन सा होगा? केटू होगा, गार्डविन ऑस्टिन। उसके बाद फिर नंदा देवी, ठीक, उसके बाद तब जाकर दोदा बेटा, और अंत में अनाईमुडी मतलब अन्नामुडी जिसे कहा जाता है। अगले वाले को देखिए, राधा कन्हैया का किस्सा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना इसमें से किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। यहाँ नेता और जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसी से संबंधित यहाँ स्थान दिए हुए हैं। देवी सिंह है, शाह अमल है, गोनू है और अहमदुल्लाह है, मतलब अहमदुल्लाह शाह है। मिलान करके आपको देखना है तो आप मिला लीजिए देवी सिंह को किससे? मथुरा से मिला लीजिए, ठीक है। और उसके बाद शाह अमल को मिला लीजिए जो बड़ौत वाला क्षेत्र है उससे, मतलब बड़ौत से मिला लीजिए। इसके बाद गोंडू को मिला लीजिए छोटा नागपुर से, और अहमदुल्लाह शाह को मिला लीजिए अवध वाला जो क्षेत्र था उससे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये 2020 का डाटा है, लेकिन हाँ ये ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ईरान से भारत वापस लाया गया था, तो इसमें जो पोत इस्तेमाल हुआ था मतलब जहाज इस्तेमाल हुआ था वो कौन सा था? ये INS शार्दुल था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शार्दुल मतलब शेर होता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। 10 मार्च 2020 का डाटा काम का नहीं है, उसको जाने दीजिए। पर्वतीय दर्रा दिया है और एक तरफ जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वो दी हुई है। तो माना दर्रा है, नाथुला दर्रा है, जोजिला है और शिवकिला है। इसको मिलान करना है आपको, कौन सा किस राज्य में पड़ता है। दर्रों पर क्वेश्चन बनते हैं। तो माना दर्रा जो है ये माणा नहीं है, माना है, उत्तराखंड में है। नीति माना ये दोनों उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद बी वाले को देखिए तो इसका पहले वाला मतलब नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में है। जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में है और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये इसका मिलान है। क्वेश्चन नंबर 134 को देखिए। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो राज्य दिए हैं उसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो अरुणाचल में है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे लोवेस्ट यहाँ पे है। 15 जनवरी 2021, हाँ ये कुछ काम का है। तो 15 जनवरी 2021 को केवल कितने हॉलमार्क वाले सोने के गहने, मतलब यहाँ से ये जो समय है इसके बाद से जो भारतीय जौहरी है वो कितने हॉलमार्क के जो गहने हैं उसको बेच सकेंगे? तो 14, 18 और 22 कैरेट ये रेंज है, कितने हॉलमार्क के वो सोने के गहने बेच सकेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 136 को देखते हैं। उद्योग और उत्तर प्रदेश में उनकी लोकेशन आपको बतानी है। तो सीमेंट इंडस्ट्री है, कागज इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक है और फर्नीचर है। सहारनपुर, बरेली, चुर्क और नोएडा। तो सीमेंट को आप मिला लीजिए चुर्क से, ठीक है। सीमेंट को आप मिला लीजिए चुर्क से। और ए का तीसरा इसमें मात्र एक में ही है जो कि पहला है विकल्प, तो आराम से इसमें बाकी आपको नहीं पता है तो भी कर लेंगे। फिलहाल बी का आपका हो जाएगा कागज का सहारनपुर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें से अगर आप मिलाएंगे तो नोएडा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स को आप मिला लीजिए नोएडा से और फर्नीचर को मिला लीजिए बरेली से। आगे बढ़ते हैं। अगले में आपसे कहा गया कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था और क्विट इंडिया मूवमेंट था। उसमें ग्वालिया टैंक मैदान जो मुंबई का है वहाँ से उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि अब वो समय आ गया है कि अब हम देश की आज़ादी में अपना सब कुछ झोंक कर लग जाएं, और या तो हम इसे लड़कर जीत जाएंगे या फिर इसके प्रयास में शहीद हो जाएंगे यानी मर जाएंगे। तो या तो करो या फिर मरो। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई दबाव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़कर आएँ और यहाँ कूद पड़े फिर आपको अपनी गलती का एहसास हो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ था। वैसा नहीं है। पहले आप ये तय कर लीजिए कि आप अंत तक हमारा साथ दे पाएंगे या नहीं, मतलब अंत तक इस आंदोलन में बने रह पाएंगे या नहीं। उसके बाद ही अपना रोजगार या अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ आइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। पिछली गलतियों से यहाँ सीख ली गई थी।
हरमट्टन एक प्रकार की हवा है जो कि पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट से प्रवाहित होती है। मतलब इसमें कहा गया कि विच ब्लो ओवर वेस्ट अफ्रीका इनटू गल्फ ऑफ गुएना डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। इसके जो गुण दिए हैं उसमें से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो ये शुष्क और ठंडी हवा है। हरमट्टन गर्म हवा है, न कि ठंडी। यहाँ पहले ही गलत है। बाकी जितना है वो सही है। ये धूल भरी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से संबंधित है। मतलब व्यापारिक पवन ही होती है, धूल भरी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि पूर्वी सहारा क्षेत्र से भी प्रवाहित होती है। सही बात है। इसके साथ साथ शीत ऋतु में उत्तर पूर्व और पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो डायरेक्शन मतलब जो दबाव क्षेत्र है उसके आधार पर तय होती है। फिलहाल इसका ऊपर वाला ही गलत है। इसके बाद 139 को देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये तो है ही है। ठीक। तीसरा इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, तो तीसरा तो होगा, बाकी देख लेते हैं। विकास में जन भागीदारी, बेशक। और राजनीतिक जवाबदेही, जब जन भागीदारी की हम बात कर रहे हैं तो राजनीतिक जवाबदेही उसके साथ अपने आप ऐड हो जाता है, तो दूसरा तो होगा। हाँ, वित्तीय संग्रहण भी होता है, वित्तीय संग्रहण भी होता है, इसलिए सभी। नेक्स्ट, यहाँ पर कहा गया कि एक्ट दिया है और ईयर दिया है, जरा मिलान करिए। तो देखिए इसमें मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक है, पश्चिमोत्तर प्रांत लगान अधिनियम है, दक्कन खेतीहर राहत अधिनियम है और अवध लगान अधिनियम है। इसको मिलान करना था, तो मिलान करेंगे तो इसमें सेंट्रल प्रोविंसेस जो टेनेंसी बिल था उसको आप मिला लीजिए सीधा सीधा 1883 से। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रेंट एक्ट को मिला लीजिए 1881 से। और इसके अलावा अवध रेंट वाला जो था, ये एक्ट सी वाला जो आप देख रहे हैं, इसको आप मिला लीजिए 1886 से। और लास्ट में दक्कन वाला जो है उसको 1879 से मिला लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया, अब ये करंट अफेयर का है, छोड़ दीजिए। जुलाई 2020 की बात की जा रही है। हालांकि डाटा बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा रिलेवेंट भी नहीं है। सीरिया इसका होगा नहीं, तुर्की हो जाएगा। 142 को देखते हैं। 142 में कहा गया कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा फारस की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ पर्शिया में या पर्शियन गल्फ में नहीं है। तो इसमें से अगर आप देखें तो दुबई शहर है, दोहा है, बसरा है और जेद्दा है। बताइएगा कि कौन सा नहीं। ठीक है, दोनों में से कौन सा, चारों में से कौन सा स्थित नहीं है। दो का पेयर इसमें जब बना देता है तो समस्याएं होती हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 बाल चरित है जो कि भास के द्वारा लिखा गया है। सारीपुत्र प्रकरण जो है वो अशोक घोष के द्वारा लिखा गया है। कलिंग टूपरनी, ये जो है ये जे.एन. कोंटार के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट में है त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण, ये नेमिनाथ के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें एकमात्र सी वाला ही गलत था। अगले प्रश्न में कहा गया कि उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने कबीरदास एकेडमी की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। वह स्थान कौन सा है। तो यहाँ अगर आप देखें तो मगहर जो संत कबीर नगर है वहाँ पर इसे स्टैब्लिश किया जाएगा। मगहर नाम उस क्षेत्र का था, अभी उसका नाम संत कबीर नगर रख दिया गया है। कबीरदास के बारे में अगर देखा जाए तो इनका पूरा जो कर्म क्षेत्र और जीवन काल है अधिकतर वाराणसी में ही व्यतीत होता है। ठीक है, वाराणसी में ही गंगा घाट सीढ़ियों पर ये प्राप्त होते हैं। फिर वहाँ से फिर जो जुलाहा दंपति हैं वो इनका पालन पोषण करते हैं। रामानंद इनके गुरु बनते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। खैर वो सब चीज़ें, तो कुल मिलाकर इनका पूरा जीवन काल बनारस में व्यतीत होता है। लेकिन ये छुआछूत और पाखंडों का विरोध करते थे। तो लोगों से ये सुनते हैं कि मरने वाले लोग जो हैं अगर काशी में रहें तो सीधे स्वर्ग जाते हैं और मगहर में अगर मरें तो सीधा नर्क जाते हैं, कितना ही अच्छा कर्म क्यों न किया हो। तो कबीरदास कहते हैं कि मैं मगहर में ही जाकर मरना पसंद करूंगा और अंतिम समय में वहीं चले जाते हैं, इस भ्रांति को नष्ट करने के लिए कि मगहर कोई पाप क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सही है इसका, बी वाला। इसके बाद अगले वाले को देखिए। ह्यूमस कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो कार्बन उसमें सबसे ज़्यादा होता है। जैव अंश की अगर बात करें तो जो ह्यूमस है खाद मिट्टी, उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन भी होता है लेकिन उतना नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ घटनाओं का कालानुक्रम आपको अरेंज करना है। तो पर्सनल सत्याग्रह मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसके साथ अगस्त ऑफर है, घर्षणा सत्याग्रह है और प्रतिनिधि सत्याग्रह मतलब रिप्रेजेंटेटिव सत्याग्रह इसको कहा जाता है, वो वाला है। तो इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट है ना, इसमें सबसे पहले आप घर्षणा को रख लीजिए, मतलब ये 1930 मई की बात है। और उसके बाद आप दूसरे वाले को ले लीजिए अगस्त ऑफर को। उसके बाद फिर पर्सनल सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, और अंत में चौथा वाला यानी रिप्रेजेंटेटिव सत्याग्रह, उसको आप रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका क्रम आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 147 में आपसे कहा गया कि इन विच डिस्ट्रिक्ट रिवर गंगा इंटर इन उत्तर प्रदेश एट फर्स्ट। तो बिजनौर से एंटर करती है सबसे पहले। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कौन से जनपद से प्रवेश करती है, बिजनौर से। नेक्स्ट, इसमें देखिए सिटीज दिया है और रिवर दिया हुआ है। तो प्राग शहर है, कोलोन शहर है, लिंज है और ल्योन है। अब यहाँ नदियों के नाम है, तो राइन है, डेन्यूब है, एल्बे है और रोन है। तो इसमें आप प्राग को अगर आप देखें तो ये एल्बे नदी से संबंधित है। प्राग जो है, आप प्लैनेट जो सबमिट हुई थी, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो सबमिट हुई थी जिसमें कि प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था, उससे आपको प्राग याद आ रहा होगा। अब यहाँ देखिएगा तो प्राग जो है वो एल्बे रिवर से कनेक्ट है। उसके बाद यहाँ कोलोन की बात अगर की जाए तो ये संबंधित है राइन से। लिंज की अगर बात करें तो लिंज जो है वो डेन्यूब से संबंधित है और ल्योन जो है वो रॉन से संबंधित है। इस प्रकार से हम मिलान करते हैं।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 149 को देखते हैं। कौन सा मनुस्मृति का भाष्यकार नहीं है? तो इसमें से असहाय जो है ये बाहर है, बाकी सभी उसके भाष्यकार हैं, तो जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें भरुचि है, इसके अलावा वर रुचि इन्हें कहा जाता है असल में, और साथ में मेघातिथि है या मेघ तिथि इन्हें कहा जाता है, गोविंदराज है, ये सभी भाष्यकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो टेनिस खेल दिया है और विजेता दिया है। अब ये पुराना डाटा है, अभी 2021 का आपको पता करना चाहिए। 2021 के जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, किण्वन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, किण्वन की जो प्रक्रिया है वो अनुपस्थिति में, मतलब किसकी अनुपस्थिति में की जाती है आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑक्सीजन उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन उसमें नहीं होनी चाहिए। बाकी सब जैसे अमीनो एसिड है वो होने चाहिए, विटामिन और शर्करा तो रहेगी ही। अब यहाँ देखिए, ये वाला जो है इसमें कहा गया कि 20 प्रेक्षणों का माध्य, अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, चूंकि ये समीक्षा अधिकारी वाला पेपर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, वो बाहर कर दीजिए। 2019 का करंट हमें किसी काम का नहीं, उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद कहा गया कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम यानी घड़ी की तरह से घूमता है क्लॉकवाइज? तो ये शुक्र है। और जनगणना रिपोर्ट 2011 के हिसाब से आयु वर्ग 20 से 59 के बीच में भारत की आबादी कितनी है? तो 50 से ज़्यादा, मतलब 50.5% इतनी आबादी युवा मानी जाती है, जो कि 20 से 59 के बीच में है। युवा तो नहीं कह सकते, अब 59 साल तक युवा नहीं कह सकते, लेकिन ये कार्यकारी आबादी समूह होता है जो कि काम करने में सक्षम होता है, सामर्थ्यवान होता है। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न में कहा गया, मतलब इस पेपर के लिहाज से 6वां, कि कथन में कहा गया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और इंसानों का निश्चित जीवन विस्तार होता है। तो ये कुछ रीजनिंग कम इन्वायरमेंट और अर्थशास्त्र मिक्स क्वेश्चन दिखाई देता है। फिलहाल इसका दोनों सही है, व्याख्या भी सही है और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। अगले वाले को देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया कि लोकसभा डिसॉल्व होती है तो क्या होता है? एक बिल जो है वो पेंडिंग है राज्यसभा में, विच हैज़ नॉट बीन पास बाई द लोकसभा लैप्स, मतलब वो लोकसभा ने पारित नहीं किया है तो वो व्यपगत हो जाता है, यानी लैप्स हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यसभा में एक लंबित विधेयक है, लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, तो जब लोकसभा भंग होगी तो वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि लोकसभा में लंबित विधेयक लैप्स हो जाता है, और दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जिस पर कि राष्ट्रपति की मंजूरी अभी लंबित है, मतलब दोनों सदन में पारित हो गया है, यानी सदनों ने अपना काम कर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति के पास जब तक हस्ताक्षर वहाँ नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा, तो वहाँ पर जाकर वो लंबित है, तो लोकसभा उस बीच में अगर डिसॉल्व हो रही है तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें आपको तलाशना है, तो तीसरा वाला गलत है, ठीक है, तीसरा वाला गलत है, बाकी सभी सही है, पहला दूसरा सही है अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब यहाँ पर आमदनी और जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको अरेंज करनी थी, छोड़ दीजिए इसे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ सार्थक क्रम में आपको अरेंज करना है, तो इसे देख लीजिए, पुअर्टी दिया है, पॉपुलेशन दिया है, डेथ दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट दिया है और डिजीज दिया है। इसमें अगर आप अरेंज करेंगे तो इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट होगा वो सी वाला हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पॉपुलेशन यानी जनसंख्या होती है, उसके बाद जब जनसंख्या होगी तो उसमें बेरोजगारी होगी, लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो रोजगार कैसे मिलेगा सबको, तो बेरोजगारी होगी। उसके बाद तब जब बेरोजगारी होगी तो पैसे की कमी होगी, निर्धनता होगी, निर्धनता होगी तो फिर पोषण की कमी होगी, ठीक है, ठीक से खाना खर्चा, मतलब ठीक से देख रेख नहीं हो पाएगी तो रोग लगेंगे, और रोग लगेंगे तो आदमी मर जाएगा, यही होता है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। अगले वाले को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से कि कथन ए और दूसरा जो है वो कारण आर है। तो समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ओजोन का उत्पादन करती हैं, ठीक है, और पराबैंगनी किरणें आणविक ऑक्सीजन को विभाजित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाती हैं, जो कि आणविक ऑक्सीजन से जुड़कर ओजोन बनाती है, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ओजोन परत जो है ये समताप मंडल और कुछ हद तक क्षोभ मंडल में पाई जाती है, तो वो परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। क्या वो पृथ्वी पर कोई एहसान कर रही है? नहीं, वो अपना भोजन प्राप्त करती है, पराबैंगनी किरणें ही उसका भोजन होती हैं, जिसके सहारे वहाँ पर ओजोन का निर्माण इतना लगातार होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ओजोन सिलेंडर में भरकर वहाँ ले जाकर छोड़ दी गई है और वहाँ पर वो परत के रूप में बन गई है, वो पराबैंगनी किरणों की वजह से ही संयोजन वहाँ पर होता है और ओजोन यानी O3 बनता है, ऑक्सीजन का संयोजन इस प्रकार से हो जाता है। तो उसके पीछे यही सारा रीजन है और इसका दोनों कारण और कथन सही है, व्याख्या भी ठीक है। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के हिसाब से कौन सा आयु वर्ग जो है वो युवा माना गया है? तो 15 से लेकर 29। यहाँ देखिए, लुप्त प्राय भारतीय पौधों की प्रजातियों की जो रेड डेटा बुक है उसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यहाँ अगर आप देखें, इसे जरा ध्यान से देखिएगा, ये रेड डेटा बुक वो वाली नहीं है जिसमें कि वल्नरेबल और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ भारत के संदर्भ में बात हो रही है, तो भारत के संदर्भ में जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है कोलकाता वाला, वो इसको जारी करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चंद्रयान मिशन के बारे में कहा गया, तो GSLV Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। नोबेल गैस हवा में उपस्थित नहीं है, तो ये रेडॉन हवा में उपस्थित नहीं होती है। अब यहाँ पे फिर रविवार और शनिवार वाला कैलेंडर का क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर ये देखिए, वृत्त चित्र में मदों का अनुपात समानुपाती होता है, तो इसमें एंगल ऑफ स्लाइसेस का जो
दृष्टिकोण है उसे हम देखते हैं। पीएम केयर्स फंड के बारे में इसमें देखा जाए तो सेटअप बाय पार्लियामेंट, ये संसद के द्वारा स्थापित किया जाता है, यही गलत है। बाकी सब तो सही है कि बजट द्वारा कोई समर्थन प्राप्त नहीं है और विदेशों से दान की अनुमति प्राप्त होती है, ये सब सही होता है। कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं होता है, मतलब अनुवांशिक विसंगति नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे हीमोफीलिया और स्किल सेल एनीमिया और थैलासीमिया, ये सब अनुवांशिक रोग ही होते हैं, तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है। राज्य सूची में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो दंड प्रक्रिया संहिता है, कारागार है, कानून व्यवस्था है और पुलिस है। क्रिमिनल प्रोसीडर कोड जो है ये इससे बाहर है, ठीक है, बाकी सभी इसमें शामिल है। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में 5 विभिन्न शहरों में वर्ष 2016, तो इसका डाटा अब नया यहाँ आवश्यक है। फिलहाल इसमें दंड चित्र या जो दंड आरेख होता है वो इस तरह के डायग्राम को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन कहाँ पर आपको पाई चार्ट यूज़ करना है, कहाँ पर ब्लॉक वाला चार्ट इस्तेमाल करना है, या कहाँ पर आपको जो डायग्राम है वो किस ढंग का बनाना है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ बार डायग्राम यूज़ होगा। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर फिर से वही रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ये देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हल्की है, नाइट्रोजन हीलियम से हल्की है और हीलियम तीनों गैसों में सबसे भारी है, तो सही क्या है फिर? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन नहीं है। फिलहाल इसमें सही है, मतलब निष्कर्ष जो दिया है ना, निष्कर्ष निकाला है इसमें, तो ये सही है। इसके बाद केंद्रीय बजट 2020-21 अब ये बेकार है, इसको जाने दीजिए। और देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, उसको भी जाने देते हैं। हाँ ये सही है। 26 को देखिएगा, यहाँ विटामिन दिया हुआ है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, मालिश किया हुआ चावल खाने से बेरी बेरी हो जाता है। और देखिए वर्णांधता जो है वो विटामिन डी की कमी से होती है। वर्णांधता जो है वो अनुवांशिक रोग होता है, वो किसी विटामिन या किसी चीज़ की कमी से नहीं होता है। और त्वचा रोग जो है वो विटामिन B3 की कमी से हो जाता है, वो सही है। गाडगिल सूत्र को किस वर्ष शुरू किया गया था और इसका काम क्या था? कर आय का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में, तो ये 1969-70 वाला दौर था। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये घन क्षेत्र वाला है, मतलब क्यूब का साइड वगैरह जो फेज गिनना होता है, तो वो आप कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू नाम था इनका। अभी कौन बने वो आपको पता होना चाहिए। युविका कार्यक्रम ये इसरो के द्वारा शुरू किया गया था। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ पे? राजस्थान में है, इनमें से अगर देखा जाए। और हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता का प्रावधान है, किस मामले में? तो वेतन की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, तो कितने तरह की समानता उसमें वर्णित है आपको मालूम होना चाहिए। फिलहाल इसका दूसरा तीसरा यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगा। पेड़ के पास हमेशा क्या होता है? तो पेड़ के पास अगर शाखाएं सारी आप काट दीजिए, पत्तियां सारी काट दीजिए तो छाया नष्ट हो जाएगी, या पतझड़ हो गया तो भी छाया नष्ट हो जाएगी, लेकिन जड़ हमेशा होती है। और जब तक जड़ जिंदा है तब तक पेड़ जिंदा रहता है। आप ऊपर से चाहे जितना काट दीजिए, अगर जड़ें पूरी तरह से स्वस्थ है ना, तो आप पेड़ को पूरा मोड़ दिए हो, जमीन के नीचे ही सिर्फ जड़ बाकी हो, तो भी वहां से पत्तियां निकलने लगती हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो विनिर्माण उससे बाहर है, बाकी सब तो उसमें शामिल होंगे। 21A वाला जो हिस्सा है, मतलब अनिवार्य शिक्षा वाला, निःशुल्क शिक्षा वाला, उसमें प्रावधान कौन से आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया गया है? तो 6 से 14। यहाँ देखें, विच 5-year प्लान ऑफ इंडिया हैड लेड एम्फेसिस ऑन फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये वाला जो नारा था ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। इसके बाद देखिए अगले वाले को, क्षेत्रीय परिषद का सदस्य, इसमें से यूपी किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है आपको ये बताना है। तो जोनल काउंसिल या रीजनल काउंसिल में जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है उसमें यूपी मेंबर है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो डेट है वो कौन सी है? 1972 है। और देखिए जैव विविधता में कमी का कारण क्या है? तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी है, संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन है, और भी बहुत सारे कारण हैं, हजारों कारण। टाइफाइड ज्वर का कारण क्या होता है? तो बैक्टीरिया होता है जो कि मनुष्य की छोटी आंत में घुस जाता है और वहाँ से पोषक पदार्थों को नष्ट करने लगता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नीचे दिए गए अवस्थाओं में से जो सही क्रम है उसको व्यवस्थित कीजिएगा। शैशवावस्था है, वयस्कावस्था है, इसके अलावा वृद्धावस्था है। तो इसको तो अरेंज करना बहुत आसान है, कॉमन सेंस से आप बहुत आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है? शिशु आप होते हैं, यानी एकदम से इन्फेंट होते हैं, नवजात। उसके बाद तब जाकर बाल्यावस्था आती है, मतलब थोड़े बड़े होते हैं, बोलने लायक, चलने लायक, खेलने लायक। खेलने से मतलब होता है थोड़ी करियर की समझ डेवलप होती है, तो किशोरावस्था होती है। उसके बाद जब आप नौकरी खोजने लगे तो समझ जाइए कि वयस्क हो गए हैं, और जब पेंशन का इंतजार करने लगे तो समझ जाइए कि वृद्ध हो गए। ठीक है, तो ये वाला जो सी वाला है वो सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ये रीजनिंग का है, छोड़ दीजिए उसे। हाँ, 47 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। यहाँ नंबर पर मत जाइएगा कि कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा जा रहा है, कितना बच गया, उससे नहीं मतलब है। यहाँ सिर्फ हम लोग जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को हल कराना ही हमारा उद्देश्य है, जो आपके काम के हैं। सभी काम के नहीं है, ये भी आप भी जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का दिया है कि गोल्डस्टीन ने उसे खोजा था,
गलत है। अल्फा कण की खोज रॉन्जन ने की थी, उन्होंने एक्सरे खोजा था, न कि अल्फा कण। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, वो सही बात है। प्रोटॉन की खोज थॉमसन ने नहीं की थी, वो आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता के क्रम की गणना करना आवश्यक है। तो इसमें जो कर्व यूज होता है वो तोरण वक्र होता है, मतलब ओगिव कर्व होता है। यहाँ पर फिर से डायग्राम आ गया, छोड़ दीजिए इसे। ये टीवी खरीदने वाला है, मतलब जो परसेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ टीवी ड्यूरिंग 2050 कंपैरिजन इन 2012, वो सब है। फिर इसके बाद ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है, स्किप करते जा रहे हैं। ये देखिए, नाको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है किससे, तो एड्स से संबंध है इसका। और फिर से यहाँ पर वही मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए 59, इसमें 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, 7वीं और 8वीं दिया है। इसका जो मिलान है ना, इसमें ए के अकॉर्डिंग कर लीजिए, ए के हिसाब से इसका मिलान कर लेते हैं। तो देखिए 5th शेड्यूल जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइबल एरिया, मतलब दोनों का जो कंट्रोल है वो वाला। इसके बाद जो 6वां शेड्यूल है, मतलब 6वीं अनुसूची है, उसको आप मिलाइएगा किससे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, विशेष रूप से। जो 8th शेड्यूल है उसका संबंध लैंग्वेज से है, और बचा हुआ है इसमें यूनियन लिस्ट वाला, तो उसको 7वें से मिला लीजिए, 7th शेड्यूल से हो गया इसका। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं, इसको आप अरेंज कीजिएगा। तो अरेंज कर सकते हैं आप आराम से। इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी है, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी है, फिर थुंगन कमेटी है, फिर LM सिंघवी है। ये इसका क्रम सही है, लेकिन इसमें थोड़ा रुकिए, LM सिंघवी के बाद थुंगन कमेटी आती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो क्रम है वो फिर कौन सा होगा, बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर LM सिंघवी, फिर थुंगन, ये इसका क्रम है। नेक्स्ट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2018 में की गई थी। और पिकोमीटर या पिको की जो श्रेणी है वो किसको दर्शाती है, तो 10⁻⁻12, ठीक है, 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। और देखिए यहाँ पर कहा गया कि 5 प्रेक्षण, अब यहाँ समांतर माध्य वाला क्वेश्चन है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ स्टेटमेंट दिया है, इसमें कहा गया है कि क्या बच्चों को अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। ये तर्क वाला है, कथन और तर्क वाला, तो ये भी रीजनिंग में ही आता है। अब यहाँ देखिए 65 वाला, तत्वों में कौन से तत्व सभी प्रकार के प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन्स में जो तत्व पाए जाते हैं उसमें सभी हैं, मतलब कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, ये सभी चारों। इसके बाद देखिए, लैंड रेवेन्यू बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ टैक्सेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो टैक्स बिलोंगिंग टू स्टेट एक्सक्लूसिवली, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो कर पूरी तरह से राज्य के दायरे में आते हैं। अब यहाँ पर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, उसको छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ देखिए, इसमें से किसने निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पे काम किया है, तो ये नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। फिर यहाँ पे उम्र वाले क्वेश्चन आ गए। हाँ, मौद्रिक नीति के बारे में बताइए, तो ऊंची रेपो दर का तात्पर्य ये होता है कि बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में साख का प्रवाह होगा। और वर्तमान समय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI ने रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट पर भरोसा किया है। दोनों सही है, इसमें दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले को देखते हैं 71, वैन आरेख वाला है, बेकार है। और इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विगत 10 वर्षों में धान, गेहूं, मक्का के प्रतिवर्षीय उत्पादन को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें से अगर हमें किसी डायग्राम के द्वारा व्यक्त करना है, तो जो प्रविभाजित स्तंभ चित्रण होता है, मतलब सब डिवाइडेड कॉलम चार्ट होता है, उसके द्वारा इसे डिनोट करेंगे। अब ये देखिए, कौन सा मौद्रिक प्राधिकरण है, तो भारत का अगर मौद्रिक प्राधिकरण देखें तो रिजर्व बैंक के अलावा कौन हो सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74 में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। ब्लू रिवॉल्यूशन है, ब्लैक है, येलो रिवॉल्यूशन है और ग्रे रिवॉल्यूशन है। तो इसमें अगर आप मिलान करेंगे तो ब्लू रिवॉल्यूशन को आपने पीछे भी देखा था, मछलियों से मिला लीजिए। ब्लैक रिवॉल्यूशन को पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिला लीजिए। येलो रिवॉल्यूशन को आप मिलाइए ऑयल सीड से, और ब्राउन को मिला लीजिए, या ग्रे वाला जो है उसको फर्टिलाइजर से। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि नेम ऑफ आइडियोलॉजीज दिया हुआ है जो कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टी जो भारत की है वो दे रखी है। तो अहस्तक्षेप की नीति वाला उदारवाद दिया है, और इसके अलावा लोकतांत्रिक समाजवाद है, अतिवादी है और वैज्ञानिक समाजवाद है। अब यहाँ पार्टियों के नाम से मिलाना था, तो ये मैच है, पहले से कुछ नहीं करना है इसमें। अहस्तक्षेप वाला प्रजा समाजवादी पार्टी जो दल है उससे मिला लीजिए, लोकतांत्रिक समाजवाद स्वतंत्र दल से मिला लीजिए, साम्यवादी दल से अतिवादी समाजवाद और संयुक्त समाजवादी दल से वैज्ञानिक समाजवादी जो विचारधारा है उसको मिला लीजिए। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है, तो एसिटिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है और ब्यूटेरिक एसिड है। तो यहाँ ये किससे पाया जाता है, मतलब किस में पाया जाता है। दूध दिया है, नींबू दिया है, मक्खन और सिरका दिया है। एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा, सिरका हो जाएगा, तो इसको आप विनेगर से मिला लीजिए। बचता है इसमें 3, अब इसको आप देखिए, लेमन को आप मिला लीजिए साइट्रिक एसिड से, ठीक है, साइट्रिक एसिड से लेमन को मिला लीजिए। कुल मिलाकर इसका करेक्ट जो मैच है वो इसमें से हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 2 आपने मिला लिया है। सी का आप पहले से मिला लीजिए, लैक्टिक का मिल्क से मिला लीजिए, और ब्यूटेरिक का किससे मिलाएंगे, बटर से मिलाएंगे। अगले वाले को देखते हैं 77 को, भारतमाला परियोजना, तो ये हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेट करता है। और सनई जो है ये हरित खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आप लगातार देख रहे हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या तो 68.8%, इतनी आबादी जो है वो अभी भी ग्रामीण थी 2011 में। अब यहाँ देखिए, स्थानिक प्रजाति का उदाहरण इसमें से कौन सा है आप बताइए।
तो देखिए निकोबार कबूतर है, काला हिरन है, एशियाई भैंस है और हार्नबिल है। स्थानिक प्रजाति इसमें से अगर देखा जाए इंडेमिक स्पीसीज तो हार्नबिल इसमें दिखाई देता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ फिर से वही नेगेटिवली जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा का, उसे आप किस तरह से डिनोट करेंगे। अगले वाले को देखते हैं। ये देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन, संविधान का भाग दिया है, संबंधित विषय दिया है। तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, 3, 4 है। यहाँ आपको मिलान करके बताना है कौन सा किससे बिलोंग करेगा। तो फंडामेंटल राइट, अब इसमें आप पहले पार्ट 1 को मिला लीजिए संघ और राज्य क्षेत्रों से, ठीक है। इसके बाद आप जो बी वाला है यानी पार्ट 2 उसको मिला लीजिए, सिटीजनशिप से, नागरिकता से इसका संबंध है। पार्ट 3 का संबंध किससे है, फंडामेंटल राइट से है। और पार्ट 4 का संबंध डीपीएसपी से है। और बाद में इसी में एक और जोड़ दिया जाता है पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट करता है। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को किया है और तब तक के लिए नमस्कार।